हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम लोग बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत मूल्यांकन के प्रकार, इससे पहले भी हम आपको मूल्यांकन के प्रकार बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसकी लिंक दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा। उसके आगे का हम बता रहे हैं। इससे पहले हम लिखित और मौखिक मूल्यांकन के बारे में आपको बता चुके हैं। उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम आपको बता चुके हैं। आज आइए हम आपको साक्षात्कार के बारे में बताएंगे। वैसे साक्षात्कार ऐसा है कि सबको पता होगा, कभी व्यक्ति इस सिचुएशन को फेस किया नहीं किया होगा तो आप लोग आगे चल के करेंगे। तो ये होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। यह अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर प्लस व्यू। इंटर का अर्थ है आंतरिक तथा व्यू का अर्थ है अवलोकन करना, अर्थात साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक अवलोकन करना। साक्षात्कार का मतलब ही ये है कि हम जान सकें कि जिस वजह से हम साक्षात्कार कर रहे हैं क्या वो बालक उस काबिल है या नहीं। साक्षात्कार इसीलिए किया जाता है, जॉब में जा रहे हैं तो वहाँ साक्षात्कार होता है, क्या बच्चा उस नौकरी के काबिल है या वो बच्चा उस जगह एडमिशन पाने लायक है, उसमें काबिलियत है कि नहीं। इसीलिए ये इंटरव्यू लिया जाता है, उसका अवलोकन किया जाता है। साक्षात्कार व्यक्तियों के बारे में जानने की सर्वाधिक प्रचलित साधन है, हर जगह ये लिया जाता है। साक्षात्कार में किसी व्यक्ति से आमने सामने बैठकर विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी एक साक्षात्कार लेने वाला होगा और एक साक्षात्कार देने वाला होगा और आमने सामने दोनों बैठेंगे। उनके द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर उनकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। साक्षात्कार में होता यह है कि जो व्यक्ति यानी जो पैनल बैठता है वो सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन पूछता है और फिर उसका मूल्यांकन करता है कि हाँ ये व्यक्ति इस काबिल है या नहीं है। इसीलिए साक्षात्कार लिया जाता है। ये दो टाइप के होते हैं। पहला है आपका प्रमाणीकृत साक्षात्कार, इसे संरचित साक्षात्कार भी कहते हैं। जैसे आपका अगर एग्जाम में पूछ लेता है, अक्सर ये पूछता है साक्षात्कार का अर्थ बताइए, 1 नंबर का होता है। फिर ये पूछ लेता है साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है, तो साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है। कभी ये पूछेगा कि संरक्षित साक्षात्कार को और किन नामों से जानते हैं, तो प्रमाणीकृत और संरचित साक्षात्कार दोनों एक ही है, ठीक है। इस प्रकार के साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न, उनके क्रम, उनकी भाषा आदि पहले से निश्चित कर ली जाती है। सभी छात्रों से एक ही प्रकार के प्रश्न एक ही भाषा में पूछे जाते हैं। अपने मन मुताबिक विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को नहीं पूछता है। उसके सामने कुछ प्रश्न होते हैं कि 1 से 10 तक के प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्नों को और इन्हीं भाषा में और इसी क्रम में आप सामने वाले यानी साक्षात्कार देने वाले से प्रश्न आप पूछेंगे। इसमें सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। नेक्स्ट आपका है अप्रमाणीकृत साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार भी कहते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि ये पूछ लेगा कि क्या इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो अगर ऑप्शन में अप्रमाणीकृत साक्षात्कार को और किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन में असंरचित साक्षात्कार आ रहा है तो आप उसे ही ओके करेंगे। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न मापन के उद्देश्य पे निर्भर करता है, यानी मापन लिया क्यों जा रहा है, बालक को किस वजह से या साक्षात्कार देने वाले को किस चीज़ का मापन किया जा रहा है, इस उद्देश्य पे निर्भर होता है। तो पहले उसका उद्देश्य का निर्धारण होता है, फिर इस प्रकार के साक्षात्कार को लिया जाता है। प्रश्नों के क्रम, पाठ्यवस्तु, उनकी भाषा आदि साक्षात्कार करने वाले के ऊपर निर्भर करती है। इसमें साक्षात्कार जो लेता है ये उसके ऊपर निर्भर होती है कि वो किस भाषा का यूज कर रहा है। इसमें साक्षात्कार लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रश्नों को किन किन क्रम में लाए, इजी से हार्ड लाए, हार्ड से इजी की तरफ ले जाए, ये उसके ऊपर है कि वो क्रम खुद ही निर्धारण करता है। पाठ्यवस्तु उसकी कैसी होगी और वो किस भाषा का इस्तेमाल करा, ये साक्षात्कार लेने वाले के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये आपका साक्षात्कार हो गया, जिसके 2 प्रकार। नेक्स्ट है आपका निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। इस विधि के अंतर्गत छात्र स्वयं ही निरीक्षण करता है और वस्तुओं तथा तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। बालक खुद ही निरीक्षण करता है और तथ्य खोजता है, और तथ्य खोजते खोजते उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वही आपका ऑब्जर्वेशन है। इसमें अध्यापक एक दिशा
निर्देशक के रूप में कार्य करता है, यानी अध्यापक केवल उसे मार्ग दिखाता है लेकिन खोजता बालक ही है, यानी निरीक्षण बालक ही करता है। अध्यापक दिशा निर्देशन देता है और छात्रों को अवसर देता है कि वो निरीक्षण द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का अर्जन कर सके। छात्र स्वक्रिया के माध्यम से ज्ञानार्जन करते हैं, यानी बालक को ये होता है कि निरीक्षण करते करते चीज़ों का वो ज्ञानार्जन हासिल करता है और उस निरीक्षण में उसे अध्यापक के मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। इस पद्धति में छात्र क्रियाशील रहकर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि इसमें कहीं भी पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। निरीक्षण में जो भी ज्ञान बालक हासिल कर रहा है वो व्यवहारिक, वो निरीक्षण करके जो ज्ञान हासिल कर रहा है तो वो पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, वो व्यवहारिक है और इसमें उसका मार्गदर्शन अध्यापक करता है। इनके गुण रोज देख लेते हैं। निरीक्षण पद्धति के गुण, इसमें प्रत्येक अध्यापक अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार निरीक्षण करता है। जिस अध्यापक की जितनी योग्यता है या उसमें जितना भी पावर है या क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग वो निरीक्षण करेगा। अगर उसकी योग्यता नहीं है तो बालक निरीक्षण अच्छे से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका, इस पद्धति द्वारा छात्र एवं अध्यापक के मध्य संबंध मधुर होते हैं। छात्र जब निरीक्षण करता है तो अध्यापक उसका सहयोग करता है, तो दोनों के संबंध मधुर होते रहते हैं, क्योंकि दोनों मिल के किसी भी निरीक्षण के रिजल्ट तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति अपने दायित्वों को समझता है, इसलिए अनुशासनहीनता की समस्या नहीं उत्पन्न होती है। क्योंकि निरीक्षण में ये होता है, बालक को ये होता है खुद ही निरीक्षण करना होता है, तो अनुशासनहीनता उसमें कम होती है। अनुशासनहीनता हमेशा वहाँ होती है जहाँ बालक दूसरे पे डिपेंड रहता है कि दूसरा, हम हल्ला मचा रहे हैं, दूसरा आके हमें शांत कराएगा, या हम ये गलत काम कर रहे हैं, दूसरा हमें बताएगा। जबकि निरीक्षण बालक स्वयं कर रहा है तो उसको पता है कि हमें ही अनुशासित होकर अपने कार्य को करना है, तो इसमें अनुशासनहीनता थोड़ी कम होती है, ये इसका प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट है, यह छात्रों में स्वतंत्र विकास पर बल देती है। निरीक्षण में बालक बिल्कुल स्वतंत्र होकर निरीक्षण करता है, उसमें किसी तरह का कोई भी बंधन नहीं होता है और वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर चीज़ों का निरीक्षण करके और तथ्यों को इकट्ठा करता है। इसमें एक ये भी प्लस पॉइंट है कि बालक किसी भी चीज़ में बंध के नहीं रह रहा, वो पूर्णतः स्वतंत्र रहता है। ये इसके सारे गुण हैं। अब आइए दोस्त देख लेते हैं। यह पद्धति कुशल एवं निश्चित है कि निरीक्षण कर रहा है तो सारे अध्यापक निरीक्षण नहीं करा सकते, उसके लिए किसी भी कुशल अध्यापक की जरूरत पड़ेगी जो निरीक्षण पद्धति को अपनाएगा, तो इसके लिए योग्य और कुशल अध्यापक की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें धन, समय एवं श्रम की ज़्यादा अपव्यय होता है। तो ये ऐसा नहीं है ना कि आपको कक्षा में आए, बच्चों को बैठाए और पढ़ाया और चला गया, नहीं, निरीक्षण में आपको उस प्लेस पे ले जाना है जहाँ का आपको निरीक्षण करना है, वहाँ बालक जाएगा, वहाँ निरीक्षण करेगा, तो नेचुरल है समय भी जाएगा, धन भी जाएगा और निरीक्षण करते हुए बालक का श्रम भी, तो इन तीनों का अपव्यय होता है, ये माइनस पॉइंट इसका है। नेक्स्ट है आपका, यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो छोटे बच्चे निरीक्षण नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता है कि निरीक्षण करके किस तरह से ज्ञान हासिल किया जाता है, तो ये छोटी कक्षाओं के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर इसमें छात्रों में निरीक्षण की सार्थकता है, यानी बालक निरीक्षण करने के योग्य है, तभी वह सफल हो पाएगा, नहीं तो नहीं सफल हो पाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, जरूरी नहीं है कि ऑब्जर्वेशन करने में बहुत माहिर हो, कुछ होते हैं बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो अगर वो नहीं कर पाएंगे तो ये उसमें इस पद्धति में वो बालक फेल हो जाते हैं। जो बालक निरीक्षण पद्धति में सक्रिय हैं वो तो बहुत अच्छे से निरीक्षण कर पाएंगे, लेकिन जो नहीं उन चीज़ों को समझ पाता है वो नहीं कर पाएगा। निरीक्षण पद्धति आप देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका अवलोकन पद्धति। इसमें ये होता है, इसको सर्वे मेथड कहते हैं, यानी सर्वे करना, किसी क्षेत्र का आप सर्वे करते हैं तो किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन वहाँ के सर्वेक्षण की सहायता से करना होता है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से ये सर्वेक्षण करना होता है। इस उद्देश्य से स्थानीय वातावरण के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षक किसी खास क्षेत्र का चुनाव करता है, वो कोई भी हो सकता है, नगर हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है आपका। उसके पश्चात वह यह निर्णय करता है उसे किस पर्यावरणीय पक्षों का निरीक्षण करना है। वह निर्णय करता है कि वहाँ किन किन पर्यावरणीय पक्षों के विषय में उसे जानकारी एकत्रित करनी है।
अध्ययन के पक्षों के अनुसार वो विद्यार्थियों को विभिन्न समूहों में बांटता है। समूहों में बांटकर वह प्रत्येक से संबंधित पक्ष को ये देता है कि वो आवश्यक जानकारियाँ इकट्ठा करके लेके आए। शिक्षक ये भी सुनिश्चित करता है कि वो जो भी जानकारी एकत्रित कर रहा है वो किन माध्यमों से एकत्रित करे। जब समूहों द्वारा विभिन्न सूचनाएं एकत्रित कर ली जाती है तो वो उन सूचनाओं को पूरी कक्षा के सामने शिक्षक प्रस्तुत करता है और एक सर्वेक्षण का प्रतिवेदन तैयार करता है कि ये सर्वेक्षण हुआ है, इस जगह का यहाँ ये चीज़ें मिली है या पाई गई है, ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, वो पूरा प्रतिवेदन उसमें तैयार किया जाता है। इसमें आवश्यकता अनुसार चित्र, मानचित्र, फोटोग्राफ वगैरह सम्मिलित किए जाते हैं। शिक्षक का कार्य ये होता है कि वह शुरू से लेके जब तक प्रतिवेदन तैयार होता है तब तक वह छात्रों का मार्गदर्शन करने का कार्य होता है। तो सर्वेक्षण में यही होता है कि समूह बनाया जाता है, उसमें उनके कार्यों को बांटा जाता है और लास्ट में प्रतिवेदन बना के सर्वे दे दिया जाता है कि इस जगह का ये सर्वे रिपोर्ट आई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रायोगिक विधि। इस विधि को लैबोरेटरी विधि भी कहते हैं, जो कि प्रयोगशाला में होता है। यह एक नवीन विधि है। यह करके सीखने के सिद्धांत पे बल देता है कि बालक किसी भी कार्य को करता है और उससे जो ज्ञान हासिल होता है वो प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आता है। 1896 में जॉन डेवी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्कूल एंड सोसाइटी में उनकी रचना में उन्होंने कहा था कि हम करके अच्छा सीखते हैं। जब बालक किसी भी कार्य को करता है तो वो ना करने की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा सीखता है करके, इसीलिए करके सीखने पे ज़्यादा जोर दिया गया है। इस कारण भौतिक विज्ञान में तो प्रयोग इसका होता ही है, वो चाहते थे कि सामाजिक विज्ञान में भी इसका प्रयोग हो ताकि बालक ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को जाने और समझे। इसमें ये होता है कि छात्र स्वक्रिया के माध्यम से ज्ञान हासिल करता है, प्रयोग करता है वो खुद, मार्गदर्शन उसका करता है शिक्षक। छात्र जब स्वयं करता है तो स्वयं सीखता है, तो स्वयं करके सीखने का ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है। आते हैं इनके गुण देख लेते हैं। गुण कौन कौन से हैं। पहला है, यह करके सीखने की पद्धति सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोगशाला विधि में होता ही है कि बालक किसी भी चीज़ को करता है उसके बाद उन चीज़ों को सीखता है। यह करके सीखने के सिद्धांत पे आधारित है प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें छात्रों में स्व अध्ययन की आदत पड़ती है। बालक खुद ही देखता है, खुद ही समझता है, यानी वो खुद से ही अध्ययन करने की उसकी आदत पड़ जाती है कि ये ऐसा करेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा। प्रयोगशाला विधि में होता ही यही है कि जब इन दो चीज़ों को मिला देते हैं तो तीसरी कौन सी चीज़ बनती है, तो इसमें बालक खुद ही अध्ययन अपने से करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र पुस्तकों, चित्रों, सहायक सामग्री का प्रयोग करना सीखता है। उसे ये पता चलता है कि किन किन सामग्री का कहाँ कहाँ प्रयोग करना है, तो वो सारे प्रयोग को बालक सीखता और समझता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे छात्रों की तार्किक बुद्धि एवं निर्णय शक्ति का विकास होता है। बालक तर्क करता है, तर्क के द्वारा वो किसी भी निर्णय तक पहुंचता है, तो उसकी तार्किक शक्ति भी बढ़ती है, प्लस उसकी निर्णय शक्ति, वो निर्णय तक पहुंचता है तो उसकी निर्णय शक्ति में भी वृद्धि होती है। ये है अवलोकन पद्धति और प्रयोगशाला विधि। मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कर लीजिएगा। और मूल्यांकन के प्रकार की जो भी वीडियो और अपलोड है आप उसे भी जाके देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई और ऐसे टॉपिक हैं जो नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ उस टॉपिक को आप मेंशन करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।